नमस्कार दोस्तों आप अपनी डेली की रूटीन में यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में 100 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें से 50 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिर्फ इंडिया से रजिस्टर होती हैं। आखिरकार कैसे यूपीआई ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बना दिया और पूरी दुनिया में कैसे धीरे धीरे यह अपना बिजनेस फैला रहा है और आखिरकार अमेरिका क्यों इससे इतना चिढ़ा रहता है और आखिर अमेरिका की कौन सी वो 2 कंपनियां हैं जिसका बिजनेस इसने पूरी तरीके से ठप कर दिया है इंडिया के अंदर। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, वो भी सरल भाषा में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूपीआई भारत का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसने आज पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है। फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने इसे अपने वहां शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ साथ भारत के लिए यूरोपीय संघ के दरवाजे भी खुल चुके हैं और भारत सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है इसे पूरी दुनिया में फैलाने में। इवन कई ऐसे पड़ोसी देश और मिडिल ईस्ट एशिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ यह शुरू भी हो चुका है और इसके माध्यम से वहाँ पेमेंटें होनी भी लगी हैं। और दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर इस कहानी के पीछे क्या राज छुपा है और आखिर आरबीआई ने इसे किस मजबूरी में शुरू किया था और इसकी जर्नी कहां से शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 से। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाता है एनपीसीआई नाम से, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई को आरबीआई टास्क देता है कि आप एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कीजिए जिसके माध्यम से देश में लोग 2 लाख से नीचे की छोटी ट्रांजैक्शन को मोबाइल के माध्यम से कर सके। क्योंकि दोस्तों उस समय तक देश में आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो पा रही थी, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट नहीं था आम आदमी के लिए। ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि दोस्तों इसके माध्यम से आम आदमी 2 लाख से लेकर 10 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकता था और 2 लाख इसकी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, यानी कि 2 लाख से कम आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे और इसके आपको चार्जेस भी देने पड़ते थे। तो आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से एनपीसीआई ने डेवलप किया मोबाइल सिम को बेस बनाकर आईएमपीएस सिस्टम, यानी कि देश में लोग 2 लाख से नीचे की ट्रांजैक्शन एक दूसरे को क्विक टाइम में कर सकते थे आईएमपीएस के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आईएमपीएस सिस्टम में भी कई उलझनें थी। मसलन इसमें आप किसी को बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हुए पेमेंट नहीं कर सकते थे और इस आईएमपीएस के माध्यम से ना आप कहीं पे ख़रीदारी कर सकते थे, ना क्यूआर पेमेंट कर सकते थे किसी भी मर्चेंट को या किसी भी पर्सन को क्यूआर पेमेंट भी नहीं कर सकते थे और ना आप मोबाइल के नंबर से किसी को पेमेंट कर सकते थे। उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना ज़रूर होता था। इन्हीं तमाम दिक्कतों को देखते हुए दोस्तों उस समय के मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन एवं दलीप सर द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है और वह मिड 2014 के बीच से ही इसके लिए काम कर रहे थे। दोस्तों अप्रैल 2016 में आरबीआई यह यूपीआई सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है पूरे देश के सामने, यानी कि 2016 से ही यूपीआई स्टार्ट हुआ पूरे देश में। दोस्तों शुरुआत में यूपीआई में कंज्यूमर लाना और नए कस्टमर को ऐड करना और कस्टमर में इसके लिए अवेयरनेस फैलाना काफ़ी मुश्किल था। शुरू के 3 महीने में इसके थ्रू सिर्फ 38 लाख की ट्रांजैक्शन हो पाई, यानी सिर्फ 38 लाख इसमें से ट्रांजैक्शन हुई और गिने चुने लोग ही इससे ट्रांजैक्शन करते थे। क्योंकि दोस्तों लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना कस्टमर के लिए या किसी भी बैंकिंग कस्टमर के लिए काफ़ी टफ था। लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना काफ़ी मुश्किल था। तो आरबीआई धीरे धीरे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करता है और धीरे धीरे लोगों को इस प्लेटफॉर्म की तरह इंटरेक्ट करता है। 2016 में यूपीआई स्टार्ट हुआ तो कई ऐसे डिसीजंस थे या कई ऐसे रीजन थे जो यूपीआई के फेवर में आए। यानी 2016 में रिलायंस द्वारा जियो स्मार्टफोन लॉन्च किया जाता है और रिलायंस द्वारा काफ़ी सस्ते रेंज में और काफ़ी किफ़ायती दामों में लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यूपीआई के बूम करने के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजंस था और इससे यूपीआई को काफ़ी प्रोग्रेस मिली। और साथ साथ 2016 में ही जब डिनोमिनेशन हुआ, यानी कि सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा की गई, तो वह यूपीआई के लिए एक स्वर्णिम समय रहा। यूपीआई के लिए वो काफ़ी गोल्डन पीरियड था जिसमें यूपीआई में काफ़ी नए कस्टमर आए और यूपीआई को फैलने में महज कुछ ही हफ्ते लगे और यूपीआई पूरे देश में एक धमाकेदार तरीके से फैल गया। क्योंकि दोस्तों डिनोमिनेशन के टाइम पे जब पूरे देश में नोटबंदी हुई तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था एक दूसरे को कैश देने के अलावा, क्योंकि उस समय कैश भी काफ़ी कम मात्रा में और कैश निकालने में भी लिमिट लगी हुई थी। यानी कि आप कम से कम कैश निकाल सकते थे बैंकों से। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तब भी आप कैश नहीं निकाल पा रहे थे। तो उस समय लोगों को यूपीआई काफ़ी पसंद आया क्योंकि यूपीआई के माध्यम से लोग कुछ ही सेकंड में एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे और ना उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। शुरुआत में यूपीआई से पेमेंट करने में लोग इसलिए भी दिलचस्पी दिखा रहे थे क्योंकि उन्हें पेमेंट करने में बार बार अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐप में साझा नहीं करनी होती थी, जैसे कि अपने अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड को बार बार एंटर नहीं करना होता था।
आप अगर किसी भी यूपीआई पेमेंट वाले ऐप में अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करते थे तो आपकी एक यूनिक आईडी जो कि यूपीआई आईडी मानी जाती है वह जनरेट हो जाती थी और उसके ही माध्यम से आप किसी भी पर्सन को बार बार ट्रांजैक्शन कर सकते थे या आप मर्चेंट पेमेंट कर सकते थे किसी भी व्यक्ति के क्यूआर को स्कैन करके। इसमें आपको ना बेनिफिशियरी ऐड करना होता था, ना किसी सामने वाले का अकाउंट नंबर या उसका नाम वगैरह या आईएफएससी कोड रजिस्टर करना होता था। आप सिर्फ उसके क्यूआर को स्कैन करके या उसके नंबर को टाइप करके ही उसको पेमेंट कर सकते थे। इसका इंटरफेस काफ़ी आसान था, तो ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर होता गया क्योंकि यह एक तो फ्री था और इंडिया में जो भी फ्री की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और काफ़ी जल्दी से फैलती हैं। और दूसरा यह काफ़ी आसान था इस्तेमाल करना, लोग एक बटन के माध्यम से काफ़ी कम समय में ही इससे पेमेंट कर ले रहे थे, तो उनके लिए यह काफ़ी रिलायबल चीज़ थी। 2016 के टाइम में जब पूरे देश में नोटबंदी हुई थी, साल दर साल यूपीआई में काफ़ी तेज़ गति से ग्रोथ देखी गई। जहां 2016 में यूपीआई के साथ सिर्फ 35 बैंक जुड़े हुए थे, वहीं 2017 में इसका आंकड़ा बनकर 60 से ऊपर चढ़ा गया। यानी कि यूपीआई के साथ रीजनल बैंक से लेके जो कमर्शियल या प्राइवेट बैंक थे वो सारे लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए, जिसका यूपीआई को काफ़ी फ़ायदा हुआ और ये लोगों के बीच काफ़ी तेज़ गति से पॉपुलर होता गया क्योंकि यूपीआई का जो काम था वह थर्ड पार्टी ऐप यानी कि पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे ने आसान कर दिया, क्योंकि यूपीआई को ना इसके प्रमोशन की ज़रूरत पड़ी और ना लोगों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यह सारा काम यूपीआई वाले जो थर्ड पार्टी ऐप थे उनने खुद कर दिया। एनपीसीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में 1140 करोड़ बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा होती है। यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है किसी भी देश के लिए कि लोग डिजिटली पेमेंट करें, जिससे कि हमारे देश को भी काफ़ी फ़ायदा है। इससे हमारे देश में पेमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हुई और इससे ब्लैक मनी भी काफ़ी कम हुई और ना इससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा होता है देश में। दोस्तों, इससे हमारी सरकार को भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि सरकार के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी थी सभी अकाउंट्स की, क्योंकि लोग 10 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से कर रहे थे, जिसकी ट्रांसपेरेंसी बैंक को भी दिख रही थी और सरकार को भी दिख रही थी। यूपीआई को कोरोना आने के बाद और ज़्यादा बूस्ट मिला। जहां कोरोना में पूरी दुनिया की कंपनियां डाउन होती चली गई और कई कंपनियों को शट डाउन होना पड़ा, वहीं यूपीआई को इससे और ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि दोस्तों कोरोना के टाइम में देश में लोग कैश अवॉइड कर रहे थे, तो उस समय लोगों के पास सिर्फ एक रिलायबल चांस सिर्फ यूपीआई था, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को पेमेंट कर सकते थे बिना पैसे को छुए। उस टाइम यूपीआई को काफ़ी फायदा हुआ और यूपीआई में कई ट्रांजैक्शंस हुई और यूपीआई ने सारे ट्रांजैक्शंस के उस समय रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक जो एनपीसीआई द्वारा जारी की गई है, उस समय देश में 1132 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी वैल्यू 100 लाख करोड़ से भी ऊपर होती है। यानी कि एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है इंडिया के पास पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के मामले में इस वक्त। दोस्तों, इन सारी उपलब्धि को देखते हुए कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वह भी चाहते हैं कि उनके वहाँ भी एक ऐसा सिस्टम हो जिसके माध्यम से पेमेंट को इतनी आसान भाषा मिले और इतनी आसानी से लोग एक दूसरे को ट्रांजैक्शंस कर सके, एक दूसरे को पैसे दे सके, मर्चेंट भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, इसीलिए हमारी जो एनपीसीआई है और जो आरबीआई है उसने अप्रोच किया है कई बड़ी कंट्री को और कई बड़ी कंपनियों को यूपीआई पेमेंट स्टार्ट करने के लिए। इवन हमारे कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां यूपीआई स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें नेपाल, भूटान, थाईलैंड और मिडिल ईस्ट एशिया के यूएई और सऊदी अरब देश हैं जहां यूपीआई आज स्टार्ट भी हो चुका है। और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देश ने भी अपने वहाँ यूपीआई को स्टार्ट करने की अनुमति दे दी है, जिससे भारत को कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ में जाने का भी फ़ायदा है। और यूरोप के कई ऐसी कंट्री हैं जो आज इंटरेस्ट जाहिर कर रही हैं कि हमारे वहाँ भी ये होना चाहिए। तो मौजूदा वक्त में देखें तो किसी भी देश के पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जिसके माध्यम से यूपीआई के तर्ज पे इतना क्विक टाइम पे पेमेंट को अंजाम दे सके और ट्रांजैक्शंस को इतनी आसान बना सके। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में काफ़ी टाइम से स्विफ्ट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पूरा देश आज भी स्विफ्ट पर रिलायबल है, क्योंकि इसके माध्यम से ही लोग एक दूसरे को पैसा पहले से लेके आज तक देते आ रहे हैं और इससे ही हमारी पूरी दुनिया की जो बैंकिंग प्रणाली है वो पूरे स्विफ्ट पे ही रिलायबल है, इसी के माध्यम से चलती है। और जो स्विफ्ट है दोस्तों वो अमेरिका का प्रोडक्ट है और अमेरिका का जो बिहेवियर है वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है कि कैसे अमेरिका एक डिक्टेटरशिप दिखाता है पूरी दुनिया के ऊपर। क्योंकि दुनिया में आज जितनी भी ज़्यादा टैक्स से रिलेटिव कंपनीज़ हैं या जो आईटी हब हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के सिलिकॉन वैली में पाया जाता है और वहीं से वो सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। अगर अमेरिका चाहे तो अपने स्विफ्ट सिस्टम को बंद कर दे तो पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर में तबाही मच जाएगी और बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वह स्विफ्ट पे ही रिलायबल है, उसी की वजह से आज चलता है। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि इससे अमेरिका की 2 बहुत बड़ी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और वह इंडिया में ऑलमोस्ट अपने बिजनेस के सबसे डाउन स्तर पर आ चुकी हैं और उनका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ चुका है। दोस्तों वो 2 कंपनियां हैं
अमेरिकन कार्ड और वीज़ा का जो कार्ड होता है, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। और आपने देखा होगा कि 2016 से पहले आप किसी भी बैंक में एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते थे या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते थे तो बैंक आपको वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड ही प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी और गवर्नमेंट भी इसी पर रिलायबल थी, गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों 2016 यूपीआई के आने के बाद वैसे ही मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होगी, लोगों ने इसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीज़ा या मास्टर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 2 या 3% पेमेंट, जब भी आप कोई मर्चेंट पेमेंट या उससे पैसे निकालते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन फीस देनी होती है, जो कि अगर बड़े स्तर पर या बड़े स्केल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे भारत को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान होता था, क्योंकि वो हमारा जो पैसा था वो हमारे देश से अमेरिका में जाता था। तो दोस्तों 2016 यूपीआई आने के बाद इसमें काफ़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करते थे, ना उनको बैंक में जाने की ज़रूरत होती है, ना एटीएम के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से कोई मर्चेंट पेमेंट की ज़रूरत होती थी। तो धीरे धीरे दोस्तों वहीं पे इनका बिजनेस ठप होने लगा। और बाद में दोस्तों धीरे धीरे भारत सरकार ने भी एक बोल्ड स्टेप उठाया इस कंपनी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको रुपे का डेबिट कार्ड दिया जाता है। रुपे जो कि आरबीआई का ही एक प्रोडक्ट है, जो अब जितने भी नए गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलेंगे या जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी बैंकों में अकाउंट खुलेंगे तो आपको रुपे का डेबिट कार्ड दिया जाएगा। रुपे का डेबिट कार्ड देने के पीछे दोस्तों यही तर्क है कि भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश में हमारे देश का प्रोडक्ट लोगों के हाथ में हो। अमेरिका की जो कंपनी है वीज़ा और मास्टर कार्ड, यह हमारे देश का पैसा हमारे देश से ना ले जा सके, क्योंकि दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे सेविंग का पैसा ही होता है जिसे हम बैंक में इकट्ठा करते हैं। और जब हम वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो हमारे अकाउंट से ही कट के हमारे देश से बाहर अमेरिका में जाती है। तो इससे हमारे देश को कई लाख करोड़ रुपयों का नुकसान होता है और यह काफ़ी बड़े स्केल में होता है, क्योंकि मर्चेंट पहले से लेकर आज तक जो मशीन के माध्यम से पेमेंट करते थे वह इन्हीं डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करते थे और इसका 2 से 3% एक्स्ट्रा चार्जेस लेते थे कस्टमर से। इसलिए दोस्तों अमेरिका भारत के इस यूपीआई प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और काफ़ी चिढ़ा रहता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के अंदर ही जो उनका फेडरल रिजर्व बैंक है या जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक होता है वैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व सबसे बड़ा बैंक होता है। तो उसने भारत के इस स्टेप की काफ़ी तारीफ की और जो भारत का पेमेंट सिस्टम है इसकी उसने कई बार तारीफ की है। और गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी जो कि टेक की बादशाह है, उसने भी अमेरिकी गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि या तो आप इस प्रणाली को या इस सिस्टम को अपना लीजिए या ऐसा ही कोई सिस्टम बनाइए अमेरिका में जो कि यूपीआई के टक्कर का हो, नहीं तो यूपीआई पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से राज करेगा और अमेरिका इस सिस्टम में काफ़ी पीछे हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अमेरिका भारत के यूपीआई सिस्टम से काफ़ी परेशान रहता है और काफ़ी चिढ़ता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका को यह मालूम है कि आने वाले कुछ टाइम में उसे भी इसे अपनाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप की कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आज इस पर इंटरेस्ट जाहिर कर रही हैं कि यह हमारे वहाँ भी स्टार्ट होना चाहिए, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दे सके और उसमें लोगों के बीच में बैंकिंग सेक्टर को लेकर और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आए और ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा आए। क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम से इंडिया में ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफ़ी फ़ायदा हुआ और लोगों के बीच में बैंकिंग सेक्टर को लेकर और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ी।